नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने एक्सक्लूसिव शो के अंदर जिसका नाम है खास मुलाकात खास लोगों के साथ में। लेट्स स्टार्ट दिस शो। जिंदगी में जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आपको सवाल का सवाल मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने पूछा मुझे यहाँ पे जाना है, वहां पे हॉस्टल जाना है, स्कूल जाना है, तो वो ये कहेगा कि क्या वहां पे ये होगा, क्या वहां पे स्विमिंग पूल है, क्या वहां पे ये है। लेकिन आज जिस हस्ती के साथ मैं बैठा हूँ, जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, उसके पास आपको सवाल का सवाल नहीं बल्कि सवाल का जवाब मिलेगा। लेट्स यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मैन, डॉक्टर प्रदीप शर्मा। ही इज ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन। तो आज हम इनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ खास मुलाकात हुई है एंड ये कुछ खास सीक्रेट्स हम रिवील करने वाले हैं। तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड आपको इसी तरह से बेहतरीन कार्यक्रम हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आप सर की एज गेस करेंगे तो आपको शायद सर की एज देख के वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि सर की एज आई थिंक 45 या 47 होगी। लेकिन जब आप सर की रनिंग वाली वीडियो देखते हैं, सर योगा करते हैं, सर हा करते हैं बिल्कुल जोश में, तो आपकी सर की एज आपको थोड़ी और कम लगेगी, थोड़ी मतलब 37 to 40। लेकिन सर की जो रियल एज है वो है 57। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि सर आजकल का जो यूथ है वो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, यूथ है, वो आजकल मोबाइल गेम को प्रेफर करता है rather than कि वो जिम में जाए या फिर एक्सरसाइज करे, योगा करे। एंड आजकल जो ओल्ड पीपल है 45 एज में हो गए, हम तो बुढ़े हो गए, जवानी गई, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपको देखकर मेरे को लगता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप हर इंसान को आई थिंक आपके वीडियो में डालनी चाहिए YouTube चैनल पे अपने, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप 57 ईयर के हैं एंड आप पूरे जोश में एक्सरसाइज करते हैं। तो सर आपकी फुर्ती का क्या राज है, आप इतने फिट हैं, तो उसका हमें कुछ स्टेप्स बताइए जिससे कि हमारा यूथ या फिर ओल्ड पीपल भी आपकी तरह फिट रह पाए। धन्यवाद शिवम, मेरी जो तुमने इतनी तारीफ कर दी है और इतना ऊंचा रख दिया है, अब उसके हिसाब से मैं आप अपने जवाबों में न्याय कर सकूं इसका प्रयास करूंगा। एक तो 57 नहीं 56 है मेरी एज, और मैं ये मानता हूं कि आप अपने अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, अगर उसका पालन करते हैं ईमानदारी से, तो आप हमेशा जवान दिखेंगे। अनुशासन मतलब ये है कि आपकी दिनचर्या में आपकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों चीजें मिली रहनी चाहिए। शारीरिक में ऐसा कि भाई सुबह ग्राउंड पे जाना, कहते हैं ना 100 दवा और 1 हवा, सुबह की 1 हवा 100 दवाओं के बराबर है। तो आप अपने दिनचर्या में सुबह की सभी एक्सरसाइज को, अभ्यास को, इनको ढालेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है आपका जो मेल जोल है। आप पॉजिटिव माइंड रहिए, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये द प्लेनम स्कूल में अभी 3 साल मुझे हुए हैं, और लगातार मेरा जो अनुभव रहा है आवासीय विद्यालयों का रहा है, और मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ में अपने आप को ग्राउंड पे अधिकतर, अभी 35 साल के करीबन का मेरा जो शिक्षण काल है, उसमें मैं नहीं समझता कि मेरा लगातार 10 दिन ग्राउंड पर सुबह जाने का गैप हो गया हो। तो उसमें सिद्धता और आप सकारात्मक सोच के साथ में अपने आप को खुश रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। बस खाने पीने में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वही माल खाने तब उससे ये होगा, नहीं। सामान्य भोजन, सामान्य जीवन और सामान्य दिनचर्या, लेकिन उस दिनचर्या को सिद्ध करके बिल्कुल अनुशासित ढंग से पालन करें, तो मैं समझता हूं कि आपको जवान हमेशा रहिए, और मन से जवान रहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है दोस्तों कि हमें जब कोई भी डिसिप्लिन, एक बहुत बड़ी चीज है डिसिप्लिन, सर ने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, एंड मेरे हिसाब से डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको यहाँ से इस लेवल से
वहां तक ले जाता है, क्योंकि जब आप अनुशासन के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा डे अच्छे वे में जाता है। आप सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका माइंड फिट है, फिर आप खुशी खुशी जॉब पे जाएंगे, फिर वहां भी आप अच्छे से काम करेंगे, आपका बॉस भी खुश होगा, फिर आप घर आएंगे, फिर आप अपने बच्चों के साथ भी खुश रहेंगे। तो डिसिप्लिन जो शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपको इसके ऊपर अमल करना है एंड आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बिल्कुल सर की तरह जवान दिखने लगेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप एक ऐसे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं जहाँ पे जो बच्चों का एटीट्यूड है, मतलब हर बच्चे का अलग एटीट्यूड है, हर बच्चे की अलग सोच है कि वो ये हर बच्चे की क्वालिटीज अलग होती हैं। सो मेरा ये सवाल आपसे यहाँ पे निकल के आता है कि आप उनको कैसे एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे डायरी पे भी बच्चे एक साथ हंस बोल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे एक साथ स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उधर नहीं जा रहा। तो आप उन बच्चों को इकट्ठा कैसे करते हैं यूनिटी, क्योंकि आज के टाइम के अंदर मेरे हिसाब से यूनिटी अगर किसी चीज के अंदर है, ये मुट्ठी है, अगर ये मुट्ठी बंद है तो इसमें पूरी ताकत है, लेकिन इसमें से एक भी उंगली हम निकाल दें तो मुट्ठी ऐसी रह जाएगी और इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमें यूनिटी जो है यहाँ पे शब्द आता है, तो मैं ये चाहूंगा सर कि आप ये बताएं कि यूनिटी को हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। आपने दो बातें कही, एक तो यूनिटी और एक अलग अलग लोगों को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो ऐसा कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास में जड़मति हो सुजान, जितना आपको अनुभव हो जाता है उस अनुभव के आधार पर आप उतने व्यक्ति, उतने व्यवहार उनसे परिचित हो जाते हैं। आप थोड़ी सी शुरू जो गलतियां कर करके उनसे कुछ अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके अंदर ऐसे तरीके अपने आप स्वतः आपके दिमाग में आने लगते हैं कि भाई किस तरह से बच्चे को किस तरह से कहाँ काम पर लगाना का। सबके व्यवहार अलग अलग है, सबके एटीट्यूड जो है वो अलग है, बैकग्राउंड अलग है। किसी को अभी तक माने 8वीं क्लास तक या 9वीं क्लास तक किसी दूसरे परिवेश में पला है, यहाँ आने के बाद वो एकदम अपने हिसाब से उसको एक झटका सा लगता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन है, वो अब तक डिसिप्लिन में नहीं रहा। तो अलग अलग उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से काउंसलिंग करना। और हमारे यहाँ कहते हैं कि अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। तो योजना और प्लानिंग की कमी रहती है, अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं। हमें हमारे यहाँ अगर विद्यार्थी है या वो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर भी है या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी है, तो ये सारे अपने अपने काम में अपने अपने महारत हासिल कर लें, उसको केवल योजना में लगाने के बाद उनको दिशा दिखाना। तो मेरे 34 साल, अभी मुझे शिक्षण काल जो मेरा हुआ है, 34 साल के अनुभव के आधार पर लगभग ये मानिए कि काम आप ईमानदारी से करिए। बच्चों को अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम अगर उसे डांट रहे हैं या उसको किसी बात पर टोक रहे हैं तो हम किसी इंटेंशन के साथ नहीं, हम उसे उसके भले के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, उससे आपको कनेक्ट, दिल से कनेक्ट आप जब तक विद्यार्थी से नहीं होंगे तब तक विद्यार्थी आपकी बात सुनने में दाएं बाएं करता रहेगा। और दूसरा, यहाँ आप कह रहे हैं ना, आपने यहाँ का द प्लेनम स्कूल का जो माहौल देखा है, तो हमने अपनी फसल खुद तैयार की है। इस विद्यालय को शुरू से ही 1 बच्चे से लेकर के 4 बच्चे से लेकर के अभी जो पौधे से वटवृक्ष तक लाने का काम, तो आपके साथ जो शुरू से जुड़ा है वो आपकी बात, आपकी मन की बात समझेगा और सिस्टम में डलेगा। यही एक मूल मंत्र है जिसकी वजह से चाहे बच्चे ग्राउंड पर हैं, चाहे वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या एकेडमिक्स में कभी मूवी देख रहे हैं, तो वो ये सब अपने हिसाब से एक माला में बंध गए हैं, एक ग्रुप में है। और यूनिटी ऐसा रहता है कि एकता जो होती है, एकता अच्छे काम के लिए भी होती है और कभी कभी एकता जो है नकारात्मक की तरफ भी चली जाती है, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ उसको आगे चलाने का काम
कर रहे हैं मेरे सारे टीचर जो हैं शिक्षक साथियों के साथ में, और अभी तक हम ये मानते हैं कि एक एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में हम सफल हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि पौधा आप उगा रहे हैं तो आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। एक पौधा उसे वृक्ष बनने तक आपको उसे पानी पिलाना पड़ेगा, उसको खाद डालनी पड़ेगी, उसको धूप चाहिए, उसको हवा चाहिए। तो ये सारी चीजें, यानी कि ये नहीं है कि आप बच्चों को खाद डालें, यहाँ पे आपको बच्चे को सिखाना है। आपका दिल और टीचर और एक स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग बन गई तो सालों साल तक चलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जैसे टीचर्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग बन जाती है काफी अच्छी, तो वो सालों साल तक चलती है, मैंने कहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बॉन्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि एक यूनिटी बन पाए स्टूडेंट्स के बीच में एंड एक टीचर्स के बीच में, क्योंकि वो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो टीचर जो है स्टूडेंट है वो टीचर की बात मानेगा कि टीचर बड़ा अच्छा है। लेकिन आपको बॉन्डिंग पे थोड़ा काम करना है एंड बस यूनिटी तो अपने आप बनी जाएगी। सो मेरा सर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप भी, मैं जब भी आपसे कोई बात करता हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस, कोई भी दिक्कत आती है मुझे, तो आपके 3-4 गले तैयार होते हैं। कभी मीरा के हैं, काफी सारे हमारे बड़े बड़े कवि रहे हैं, तो उनके 4-5 आप दोहे तो ऐसी चुटकियों में निकाल देते हैं। तो मैं कभी सोचता हूँ यार कि सर क्या करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आजकल का यूथ जाकर एक लाइन को याद करनी होती है, मैं नहीं कर रहा सर, मम्मी मैं नहीं कर रहा, बहुत लंबी लाइन है, वो एक छोटे से लाइन को याद करने में इतनी देर लगाते हैं। लेकिन आपने इतने सारे दोहे याद किए, तो कोई एक ऐसा तरीका बताइए कि मेरा जो यूथ है, मेरे भाई बहन है, वो फटाफट चीजों को याद कर पाए। देखिए, याद मैंने नहीं किए, याद हो गए, ये मानिए। मैं जब छोटा था 5-6 साल का, या फिर उससे और बड़ा हुआ तो 5वीं 6वीं 7वीं में आया, तो हम देर तक सोते रहते थे। माताजी उठा देती थी, लेकिन बिस्तर में जो है माताजी पूजा करती थी, तो उनकी जो आरती गाती थी उनको हम उस समय सुना करते थे। लेकिन वो हमारे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि उसके बाद में हमने बड़े होकर के उनको बिल्कुल कंठस्थ कर दिया, एक एक शब्द उसका याद। और जब बड़े हुए तो उनको किताब में फिर देखा कि अगर कोई जो हम गाते थे वो सही शब्द क्या लिखा है। तो आप कोई भी चीज, एक तो याद होती है कि आप सुन सुन करके अपने दिमाग में वही बार बार सुन रहे हैं तो वो याद हो जाती है। दूसरा, आप जैसे कहीं एक शादी समारोह में जाते हैं, कई नए लोगों से मिलते हैं, किसी को किसी ने अपना नाम बताया और कुछ देर के बाद आपने उससे मिल करके 4-6 लोगों से मिले और आप उसका नाम भूल गए। सवाल इस बात का है कि जब हम उससे परिचय कर रहे थे तब हमारा ध्यान पूरी तरह से, अगर ये होता कि हाँ इसका नाम ये है और उसकी एक चित्र में हमारे दिमाग में हो गया होता, तो फिर उसको और फिर उसकी कहीं पुनरावृत्ति फिर से कर लेते, फिर से उससे मिल लेते, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इसलिए जो हम सीखते हैं, सीखने के बाद में उसका अभ्यास जब तक स्वतंत्र अभ्यास नहीं होगा तब तक वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। और एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, आपने समझ के, रट करके नहीं, समझ लिया और उसके बाद उसको दिमाग में बसा लिया। समझने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया तो फिर आपकी वो निधि बन गया, वो संपत्ति बन गया, आप कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कि हाँ रटने से भी, जैसे कविता है, कविता को आपने सुना, समझा, उसके भाव समझे, भाव समझने के बाद फिर उसका अभ्यास आपको जरूरी है। उसकी लय, किस यति क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप के बारे में, यही स्वाभाविक है। समझ के किसी चीज को करोगे तो जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उसी पर उस उदाहरण को दे सकते हो, वो सटीक उदाहरण होगा क्योंकि आपने समझ के उसे याद किया है। आपने देखा होगा कई बार जो है ऐसे लोग की कोई भी कहावत, कोई भी मुहावरा जहां प्रयोग नहीं हो रहा वहां भी प्रयोग कर देते हैं, उससे आप बचे रहेंगे अगर आपने समझ के किया है। ठीक है, तो यही मूल मंत्र है, समझ के करें, धीरे धीरे करें, जो समझे उसे पूरी अच्छी तरह से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने के लिए, तब आप सफल होंगे। उसका विशेष इसमें मायने रखता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गणवेश आवश्यक होनी चाहिए, अनिवार्य कोई जरूरी नहीं है।
आपका वैचारिक जी वैचारिक गणवेश आपकी दिमाग में होनी चाहिए कि हम जो पहन रहे हैं वो अपने हिसाब से बहुत ऐसा न लगे जो जिसे लोग आकर्षित हों और पढ़ाई के बजाय आपकी वेशभूषा को देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ, स्वतंत्र रूप से उसमें लर्निंग में कोई बाधा ना हो। सो कंक्लूजन इससे ये निकल कर आता है, गणवेश नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप गणवेश रख रहे हैं तो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, कहीं भी आपने गणवेश रखी है कि इसी यूनिफॉर्म के हिसाब से बच्चों को आना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का शूज अलग है, कोई कह रहा है मेरा बर्थडे है सर जी आज मैं इसलिए पहन के आ रहा हूँ। तो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो गणवेश नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा अगर स्कूल के अंदर, अगर हॉस्टल लाइफ के अंदर, स्कूल में भी बच्चा घर के कपड़े पहन के आता है तो उसको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलती है कि मैं किस तरह से, मैं किस कपड़े में अच्छा लगूंगा, किस कपड़े में, मतलब कहीं ना कहीं वो एक जो चीज बड़े होके वो सीखता है, कॉलेज जाएगा तब सीखेगा, और स्कूलिंग के अंदर वो चीज सीख जाएगा कि किस हिसाब से मुझे टीचर के सामने के हिसाब से बनना है, स्पोर्ट्स में जब जाना है तो मुझे बॉक्सर पहनना है, लोअर पहनना है, कबड्डी खेलते वक्त क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको गणवेश नेसेसरी नहीं है, लेकिन रख रहे हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मेरी सर से ख्वाहिश है कि आप बहुत अच्छी कविता बोलते हैं, तो आप अपनी कोई भी एक मन पसंदीदा कविता हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को, तो बहुत प्रसन्न होंगे वो। अपनी तो नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ है तो मतलब कभी किसी 9th क्लास में एक कविता थी। कविता क्या मतलब, जब काका आतरसी अपना परिचय अपने शब्दों में देते थे तो वो हम उसको अलग अलग प्रकार के रस बच्चों को सिखाने होते हैं, उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। हास्य की कविता है तो वो अपना परिचय देते थे, बोले हे हे काव्य कला के प्रेमी जन, हे काव्य कला के प्रेमी जन, तुम मेरा परिचय प्राप्त करो, मेरी गुण गरिमा को सुनकर अपने घट घट में व्याप्त करो। मैं जन्मजात कवि मैं जन्मजात कवि काका हूँ, कोई न अभी तक गुरु किया, धरती पर आते ही मैंने कविता में रोना शुरू किया। गर्भावस्था से ही मुझ में कविता के अंकुर फूट रहे, चाचा खुश होकर कूद रहे, अम्मा के छक्के छूट रहे। सुनने को मेरा काव्य मार्ग में घोड़े अड़ने लगते हैं, आरंभ वीर रस करता हूं तो कुत्ते लड़ने लगते हैं। श्रृंगार सुनाते ही गदी संग गधा नाचने लगता है, विभत्स भयानक रस सुनकर स्टेज कांपने लगता है। करुणा रस की जब मेरे घर में चक्की चलने लगती है, तो रोते रोते नाना जी की नक्की चलने लगती है। बोले इसलिए हास्य की कविता हम जनता को नहीं सुनाते हैं, हंसते हंसते कुछ श्रोताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। तो इसमें काका आतरसी ने सारे रसों का वर्णन, श्रृंगार रस में क्या होता है, वीर रस में क्या होता है, हास्य रस में क्या होता है, तो इस तरह की कविताएं शुरू में याद थी, उनको गुनगुना। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग करें एंड उसे समझेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद होगा। सर ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया माता जी का, वो हमारे साथ घर में सबके साथ ही होता है कि मम्मी पापा जब कोई भी नानी नानू बड़े गा रहे होते हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई आरती गा रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, तो वो हम क्या करते हैं, उसे सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उस शब्द में लिखा क्या है। जब बच्चा होता है उसे हनुमान चालीसा याद नहीं होती, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है वो सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है कि वो उस शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसे से उस अर्थ को समझने की कोशिश करता है तो उसे आया 8-9 में आया तो उसे अपने आप में फटाक से हनुमान चालीसा याद हो जाती है। तो आपको रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ये एक मूल मंत्र है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आप सर की तरह इतने सारे दोहे याद कर पाए तो आपको रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आजकल जो टीचर्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, वो टीचर से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप देखोगे ये सर बढ़िया नहीं पढ़ाते, ये सर मजा नहीं कराते, लेकिन जब भी मैंने आपको देखा है तो आई थिंक मैंने आपको वाइस प्रिंसिपल के रूप में नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड देखा है। क्योंकि जब भी मैं आपके पास मन कर रहा होता है बाहर जाना है स्ट्रीम पे, तो सर बाहर चले सर प्लीज, सर एक बार घूमना, हाँ बेटा चलो सबको बोलते बाहर घूमने चलते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं। तो आई थिंक
वो चीज जो है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा आपकी और हमारी जो स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग है आपसे काफी अच्छी है, लेकिन जो टीचर्स हैं आजकल वो स्टूडेंट्स को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, बच्चे उनसे दूर भागते हैं। टीचर सोचता है वो कि वो हम किस तरह से ग्रैस्प करें कि बच्चा हमारे पास आए, हमारी बात सुने, पढ़े। तो क्या एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे कि स्टूडेंट और टीचर की काफी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे? एक चीज यहाँ सुधार दूं, आपने कहा ना कि आपके पास गए कि आज यहाँ चले वहां चले और हमने कहा और चल दिए, ऐसा हर समय संभव नहीं होता है। ठीक है, जब समय है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोई उस चीज के लिए उद्देश्य है वहां जाने का, तब हम चलते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको अपनी इच्छा के अनुकूल वो लग जाता है उस टाइम पर। ठीक है, सो मैंने एक तो बॉन्डिंग कहा, बच्चे के साथ कनेक्ट। दूसरा, शिक्षा आजकल आप केवल चौक डस्टर या व्हाइट बोर्ड मार्कर इस तक नहीं रहेगी। शिक्षा ऐसी है कि आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए, जो कि बाकी हम इस स्कूल में सारे टीचर्स, मैं नहीं, सारे ही टीचर्स जो है कुछ ना कुछ ऐसे इनोवेटिव प्लान्स, इनोवेटिव तरीके अपनाते हैं। और खासकर जो इंटरनेशनल करिकुलम में तो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, तो फन एक्टिविटीज जितनी अच्छी होंगी, चाहे वो इनसाइड द क्लासरूम है चाहे आउटसाइड द क्लासरूम है, और सौभाग्य से हम नेचर के बीच में हैं, प्रकृति के बीच में हैं, प्रकृति के सानिध्य में हैं, तो हमारे लिए ये अनुकूल वातावरण बन जाता है। भाई हमें अगर ट्रैकिंग के लिए जाना है तो हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग रास्ते देखने हो, यहाँ चारों तरफ हम कहीं भी किसी रास्ते पर जा करके उसको कर सकते हैं। तो बात मतलब ऐसे ही नहीं है कि मेरे ही साथ है ऐसे कई टीचर्स के साथ में है, उनकी बात अच्छी तरह से मतलब लोग समझते हैं ज्यादातर बच्चे। लेकिन हाँ, ये है फिर कुछ अनुभव के आधार पर आप गलतियां उतनी करके सीख जाते हैं कि बच्चे की मानसिकता कैसी है, इसको हम किस लिमिट तक कहां तक कसेंगे, कितना आत्मीयता हमसे बनेगी, उसके बाद वो अनुभव के आधार पर हो जाता है। तो लेकिन हाँ, उसमें ये है कि कनेक्ट उसके साथ, विद्यार्थी के साथ जरूरी है। उसकी इच्छा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये इसका मंतव्य ऐसा है, इसके साथ इसके अनुकूल हम काम करेंगे। कभी कभी हम डांटेंगे लेकिन ये इसको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा तो कुछ समय के बाद ये उसको रियलाइज करेगा और फिर अपनी गलती महसूस करेगा। तो उस तरह के संबंध, उस तरह का बॉन्डिंग हमारी जब तक नहीं है तब तक बच्चे को सही एजुकेशन नहीं देंगे, मतलब देने में उतने सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि बच्चा आचार्य की अविकल्प प्रतिलिपि होता है, फोटोस्टेट जिसको कहते हैं जी। वो अपने आचार्य को हीरो मान करके उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। तो हमारा चरित्र, माने टीचर का चरित्र ऐसा हो कि वो रोल मॉडल टाइप हो, तब बच्चा जो है फिर आपकी उंगलियों पर नाचेगा। यहाँ पे दोस्तों एक कंक्लूजन ये निकला है कि आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो अगर वो कहता है कि प्लीज मुझे क्रिकेट में आगे भेजो, मुझे कुछ करो, तो आप उससे मना ना करें। उसकी थोड़ी इच्छा रखें, अगर पेपर आ रहे हैं, एग्जाम है, तब आप मना कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी इच्छा रखें, अपनी भी माने, उसकी भी माने। तो आपको बॉन्डिंग क्रिएट करनी है एंड कहीं ना कहीं आपको उसकी आप चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। बच्चों को ज्यादातर पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन जब तक फन एक्टिविटीज होंगी, कुछ हंसी मजाक होता रहेगा क्लास में, स्ट्रिक्टनेस जितनी ज्यादा क्लास में होगी तो फिर बच्चा को मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे सर कराते रहते हैं क्लास में, सर की क्लास में मजा आता रहता है। थोड़ा सा हिंदी के टीचर हैं तो सर बीच में कभी कोई बात आई तो कहानी भी सर सुना देते हैं, तो वो मजा बरकरार रहता है और बच्चे को मजा आता है कि भाई आज तो सर की क्लास है, आज तो मजा आ जाएगा। तो आपको एनवायरनमेंट, जो पाठ है ना, उसको थोड़ा सा रोचक बना करके अगर हम पढ़ाएंगे, वो तरीके हैं, हर एक के अपने अपने तरीके रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, ऐसी टीचर्स मैंने ये देखी हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल उनके इशारे पर, जब वो टीचर आ जाती है तो
इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो टीचर उसका जहां जो पढ़ाने वाली है, जो काम करने वाली है, वो उसके नेचर में हो गया। ठीक है ना, कहते हैं ना कि यू कैन नॉट टीच व्हाट यू नो, यू कैन नॉट टीच व्हाट यू वांट टू टीच, यू कैन टीच व्हाट यू आर। तो आपको पहले अपने आप पे डालना है, उसके बाद सामने प्रयोग करना है। आपको एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ फन एक्टिविटीज करानी पड़ेगी, रोमांचक एक अच्छा जो मजा है ना वो क्लास में बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को मजा आएगा तो फिर टीचर को मजा आएगा। सर ने ये कहा है कि सर जो उनकी बच्चा जो है ना वो टीचर को, अपने अध्यापक को एक हीरो मानता है। तो अगर आप हीरो फिल्म देखते हैं तो जब सलमान भाई या कोई भी हीरो आता है, एक्टर एक्ट्रेस, तो फिर क्या है वो अगर मस्कुलर में है तो बच्चे का मन करता है कि मैं भी जिम करूं, मैं भी जाऊं, ऐसी बॉडी बनाऊं। और कोई अगर कवि आ जाए सामने तो वो बड़े अच्छे अच्छे गीत गा रहा होता है, देशभक्ति की कविता गाता है, तो फिर दिल में जोश आता है, ये मैं भी कुछ अपने देश के लिए करूं। तो आपको अपने बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट के साथ आपको करना क्या है, आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। तो आपको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग सेंस ये नहीं है कि आपको, एक्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका हाल भाव, आपका स्वभाव एक हीरो की तरह होना चाहिए। वो हीरो जो कि आपके स्टूडेंट को काफी अच्छे पाथ पे लेके जाएगा, उसको अच्छा ज्ञान देगा, उसको अच्छी नॉलेज देगा, अच्छी शिक्षा देगा, एंड एट द एंड आपकी बॉन्डिंग स्टूडेंट से काफी अच्छी हो जाएगी। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द प्लेनम स्कूल के अंदर गणवेश यानी कि जो यूनिफॉर्म है वो बच्चे घर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, कैजुअल यूनिफॉर्म है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है गणवेश के लिए? कि आपको ऐसा लगता है कि जो गणवेश है उसे पहनना जरूरी है या फिर नहीं? गणवेश का देखिए, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी, माने एक जैसा, एक रूपता दिखे, वेश हो एक जैसा हो, उसके लिए गणवेश है। अब गणवेश का जहां परंपरागत विद्यालय हैं, जहां डिसिप्लिन का की एक परिभाषा, अनुशासन की एक परिभाषा, आजकल अनुशासन की परिभाषा बदल गई है। आज पहले अनुशासन का अर्थ ये माना जाता था कि भाई बच्चा बिल्कुल चुपचाप क्लास में समय पर आ रहा है, लाइन में लगा हुआ है, इधर उधर नहीं हिल रहा है, एकदम सामने अटेंशन में खड़ा हुआ है, और उनकी जो वेशभूषा है एक जैसी है, जूते पॉलिश हैं, तो उस वो एक अनुशासन होता। एक दूसरे तरह का अनुशासन जो कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको मैंने शुरू में ही कहा था, उसमें यह है कि आपके अंदर आपका जो गणवेश हो, गणवेश मतलब आपका वेश हो, शुभ्र हो, हमारे सात्विक जैसा लगे, मतलब ठीक लगे, ऐसा अटपटा ना लगे। और दूसरा, अब आपको गणवेश पे ध्यान न दे करके आप क्या सीख रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान देना है। तो उसके लिए मैं नहीं समझता, स्थान परिवेश अलग अलग है। कहीं पर जहां एक रूपता लानी है, बच्चे कुछ भी पहन करके आ रहे हैं, तो वहां पर हाँ गणवेश आवश्यक है। अगर गणवेश आप रख रहे हैं तो गणवेश फिर गणवेश जैसी होनी चाहिए, उसमें फिर अलग अलग तरीके नहीं होने चाहिए। किसी का बटन टूटा है, या यहां पर आपको एक चीज स्वतंत्रता, एक तो आप कंफर्टेबल है, आप अपने हिसाब से जब वेशभूषा पहन रहे हैं, मतलब और उसमें कहीं आपने कपड़ा अपने इसमें मायने रखता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गणवेश आवश्यक होनी चाहिए, अनिवार्य कोई जरूरी नहीं है। आपका वैचारिक गणवेश आपकी दिमाग में होनी चाहिए कि हम जो पहन रहे हैं वो अपने हिसाब से बहुत ऐसा न लगे जो जिसे लोग आकर्षित हो और पढ़ाई के बजाय आपकी वेशभूषा को देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ, स्वतंत्र रूप से उसमें लर्निंग में कोई बाधा ना हो। सो कंक्लूजन इससे ये निकल कर आता है, गणवेश नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप गणवेश रख रहे हैं तो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, कहीं भी आपने गणवेश रखी है कि इसी यूनिफॉर्म के हिसाब से बच्चों को आना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का शूज अलग है, कोई कह रहा है मेरा बर्थडे है सर जी आज मैं इसलिए पहन के आ रहा हूँ।
तो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो गणवेश नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा अगर स्कूल के अंदर, अगर हॉस्टल लाइफ के अंदर है, स्कूल में भी बच्चा घर के कपड़े पहन के आता है तो उसको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलती है कि मैं किस तरह से, मैं किस कपड़े में अच्छा लगूंगा, किस कपड़े में, मतलब कहीं ना कहीं वो एक जो चीज बड़े होके वो सीखता है, कॉलेज जाएगा तब सीखेगा, और स्कूलिंग के अंदर वो चीज सीख जाएगा कि किस हिसाब से मुझे टीचर के सामने के हिसाब से बनना है, स्पोर्ट्स में जब जाना है तो मुझे बॉक्सर पहनना है, लोअर पहनना है, कबड्डी खेलते वक्त क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको गणवेश नेसेसरी नहीं है, लेकिन रखने हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मेरी सर से ख्वाहिश है कि आप बहुत अच्छी कविता बोलते हैं, तो आप अपनी कोई भी एक मन पसंदीदा कविता हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को, तो बहुत प्रसन्न होंगे वो। अपनी तो नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ में, तो मतलब कभी किसी 9th क्लास में एक कविता थी। कविता क्या, मतलब जब काका आतरसी अपना परिचय अपने शब्दों में देते थे तो वो हम उसको अलग अलग प्रकार के रस बच्चों को सिखाने होते हैं, उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। हास्य की कविता है तो वो अपना परिचय देते थे, बोले हे हे काव्य कला के प्रेमी जन, हे काव्य कला के प्रेमी जन, तुम मेरा परिचय प्राप्त करो, मेरी गुण गरिमा को सुनकर अपने घट घट में व्याप्त करो। मैं जन्मजात कवि मैं जन्मजात कवि काका हूँ, कोई न अभी तक कुरु किया, धरती पर आते ही मैंने कविता में रोना शुरू किया। गर्भावस्था से ही मुझ में कविता के अंकुर फूट रहे, चाचा खुश होकर कूद रहे, अम्मा के छक्के छूट रहे। सुनने को मेरा काव्य मार्ग में घोड़े अड़ने लगते हैं, आरंभ वीर रस करता हूं तो कुत्ते लड़ने लगते हैं। श्रृंगार सुनाते ही गधी संग गधा नाचने लगता है, विभत्स भयानक रस सुनकर स्टेज कांपने लगता है। करुणा रस की जब मेरे घर में चक्की चलने लगती है, तो रोते रोते नाना जी की नक्की चलने लगती है। बोले इसलिए हास्य की कविता हम जनता को नहीं सुनाते हैं, हंसते हंसते कुछ श्रोताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। तो इसमें काका आतरसी ने सारे रसों का वर्णन, श्रृंगार रस में क्या होता है, वीर रस में क्या होता है, हास्य रस में क्या होता है, तो इस तरह की कविताएं शुरू में याद की। कैसा लगा हमारे शो पे, इस शो पे आकर? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको मौका मिलेगा हमारे शो पे आने का? पहले तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कोई मेरा विद्यार्थी मेरे पास आएगा जो इस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम लेकर सामने आएगा। थैंक यू। ठीक है, बहुत आपके इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई मेरी, और मेरा आशीर्वाद है कि जो आपके अंदर कला है उसका आप उपयोग बड़े अच्छे तरीके से और इसका लाभ समाज को मिले। तो मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा विद्यार्थी आज मिला है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे खास एक्सक्लूसिव शो के लिए अपना मूल्यवान समय निकाला और हमें अपना थोड़ा सा ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी बहुत कुछ एक कविता सीखने को मिली, कुछ महत्वपूर्ण चीजें सर के कुछ सीक्रेट्स हैं मैं रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग करूंगा, एंड मुझे मजा है इस खास कार्यक्रम के अंदर एंड सर की बातें सुनते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सर के ये बोलने का, कविता बोलने का अंदाज कैसा लगा। मुझे तो बड़ा ही लगा। थैंक यू सर, आप आए, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंदर मिलेंगे एक नए सफर पे, एक नई जर्नी पे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।